और नमस्कार, आदाब। मैं आपके सामने मौजूद हूँ फिर से आपके नए क्लास में, और आपके आज के यूपी बोर्ड के नए क्लास में मैं पहला लेक्चर ही लेकर के आ रहा हूँ क्लास 11th के लिए। ठीक है, क्लास 11th जो कि आपके करियर का एक पहला पड़ाव लेकर के आता है। 10वीं के बाद बच्चे हमारे साइंस में ये कदम सोच करके रखते हैं कि अब आगे साइंस में आए हैं, अब क्या हमारी पढ़ाई यहाँ पर उस हिसाब से हो पाएगी, क्या हमें सही नॉलेज मिल पाएगा, क्या हम अभी जहाँ हैं वो हमें उतनी जानकारी ऐसी दे पाएंगे जो हम तक पहुंच पाए। तो इसी सब को देखते हुए हम लोग इस पढ़ाई को करा पाते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज आप तक पहुंचा सके जो आपके समझ में आए। ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये मेहनत करते हैं और अपने लगन को दिखाते हैं, और आज इसका जवाब है कि मैक्सिमम बच्चे यूपी बोर्ड के आज सक्सेसफुल हो पाते हैं। बस एक ही शर्त होती है, मेहनत और लगन। और आज इसी मेहनत और लगन को देखते हुए हम आपके सामने फिजिक्स क्लास के पहले चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं, ताकि आज हम लोग समझ सके कि शुरुआत कहां से करनी है, कैसे करनी। ठीक है, तो करते हैं। और इसके लिए हम लोग आज पहले समझ में आ जाए, इसके लिए हम शुरू करेंगे भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड हमारे फिजिक्स के पहले पार्ट का पहला इंट्रो चैप्टर है। इंट्रो मतलब होता है प्रस्तावना देना, एक इंट्रो चैप्टर। यहां पर हम जानने वाले हैं कि सबसे पहले फिजिक्स वर्ड क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम फिजिक्स, क्या होता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे आसपास कहां कहां देखने को मिल रहा है, हमें समझ में तो आए। तो मैं आपसे बता दूं, सिंपल सा जो पहला टॉपिक मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है। ठीक है, तो भौतिकी क्या है, इसका जवाब हम अब खोजेंगे, व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ा नाम। भौतिक 9th में भी पढ़ा आपने, 10th में भी पढ़ा, लेकिन भौतिकी क्या है आज हम इसको समझेंगे। मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपसे बोलूं कि सूर्य के आसपास ग्रह जो है घूमते हैं, ग्रहों के आसपास उपग्रह घूमते हैं, ये सब क्या है, फिजिक्स है। हवाओं का चलना, हमारे आसपास के प्राकृतिक घटनाओं का निरंतर घटते रहना, जो पहले से हो रहा है, पास्ट को देखते हुए प्रेजेंट के बारे में समझना क्या हो रहा है, और इसको लेकर के भविष्य के बारे में हमारे अपने प्रेडिक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन का मतलब जो भविष्यवाणियां हम किसी चीज को लेकर के कर सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ये सब भौतिकी में आते हैं। तो हमारे आसपास की वो सारी परिघटनाएं जिसको हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, और हमारे आसपास निरंतर होते रहते हैं, ये सब भौतिकी कहलाते हैं। तो भौतिकी के अंदर करते क्या है हम, तो भौतिकी के अंदर हम भविष्य में होने वाली घटनाओं की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन करेंगे हम। ठीक है, प्रेडिक्शन ये तो एक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, भौतिकी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का प्रेक्षण किया जाता है, एनालिसिस, प्रेक्षण किया जाता है, तथा भविष्य
में होने वाली घटना की भविष्यवाणी करते हैं। ये है भौतिकी, सिंपल सा, ठीक है। कुछ नहीं करना है बच्चों, हमारे आसपास की घटना है भौतिकी। तो क्या है एक्साइटमेंट इसमें, क्या है, हम कहां कहां जा सकते हैं इसको लेकर के, ठीक है। अब हम इसको समझें कि व्हाट इज द एक्साइटमेंट बिहाइंड द फिजिक्स, क्या है इसके पीछे स्कोप, क्या है इसके एक्साइटमेंट, क्या है इसके रोचक ब्रांचेस, ठीक है। तो आइए जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होने वाला है कि इसके पीछे स्कोप क्या है, तथ्य, ठीक है। तो रोचक तथ्य व रोमांच, मतलब स्कोप एंड एक्साइटमेंट। एक बात का ध्यान रखें, साइंस की शाखा में जुड़ने के बाद आपको हर एक वर्ड के इंग्लिश मीनिंग जरूर आनी चाहिए। बहुत आवश्यकता होती है हमारी लाइफ में हर वर्ड के इंग्लिश से, ताकि हमारी भविष्य थोड़ा और एडवांस हो सके। बहुत जरूरत है आज हम लोग कंपैरेटिव हो सके सीबीएसई बोर्ड के, इसके लिए हमें चाहिए कि हम सारे वर्ड के इंग्लिश वर्ड को जाने, ठीक है। तो क्या है इसका स्कोप, तो मैं बता दूं कि फिजिक्स के स्कोप कहां है। तो बेसिकली फिजिक्स को हम लोगों ने यहां पर दो अलग अलग ब्रांचेस में बांट दिया हुआ है। कौन सा ब्रांच, तो फिजिक्स का एक ब्रांच फिजिक्स क्या है, मतलब भौतिकी को दो वर्गों में रख दिया गया। दो वर्गों में रखा गया। कौन कौन से वर्गों में रखा गया, पहला जो वर्ग है बच्चों वो है आपका मैक्रोस्कोपिक। इसको हम लोग कहते हैं स्थूल अवस्था। क्या है ये स्थूल अवस्था, स्थूल, ये अलग ब्रांच क्या, तो मैं बता दूं मैक्रोस्कोपिक का मतलब पहले समझे, वो सारी परिघटनाएं जो बड़े लेवल पे होती है और हमें दिखाई देती है, हम जिसको अनुभव कर सकते हैं, जो होती हैं, उन सारी घटनाओं को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, बड़ी बड़ी घटनाएं। कौन कौन सी आती होंगी इसमें, ठीक है, बात समझ में आई। मैक्रोस्कोपिक का मतलब वो सारी घटनाएं जिसको हम देख करके अनुभव कर सके, जिनका अनुभव किया जा सके, उसे मैक्रोस्कोपिक स्थूल अवस्थाएं कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, पहला वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये ब्रांच है यांत्रिकी, मैकेनिक्स कहते हैं इसको। मैकेनिक्स में क्या करते हैं हम लोग, तो मैकेनिक्स एक ब्रांच है, शाखा है, ठीक है। तो इस शाखा के अंतर्गत हम किसी वस्तु पर लगने वाले बलों, कार्य और संवेग, गति, ये सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट के मूवमेंट, ऑब्जेक्ट के लगने वाले फोर्स, मोमेंटम, ये सारी चीजों के बारे में समझेंगे, इसके बारे में गणनाएं करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रांच हमको बल और उससे रिलेटेड तथ्यों को समझने में मदद करता है, ठीक है। याद रखिएगा ये छोटी छोटी बातें, ठीक है। दूसरा जो ब्रांच आता है वो आता है आपका थर्मल मतलब ऊष्मागतिकी। तो बच्चों ऊष्मागतिकी मतलब थर्मल, ठीक है, थर्मल। तो थर्मल में क्या है, ठीक है, थर्मल में क्या है, तो थर्मल फिजिक्स, ठीक है। थर्मल फिजिक्स में हम वस्तु के हीट मतलब कि ऊष्मा कितना आता है, टेम्परेचर के बारे में, ताप के बारे में, और उस निकाय के बारे में, जितने इंजन वगैरह होते हैं गाड़ियों के, वाहनों के, उस इंजनों के बारे में बात करते हैं। तो इंजन के बारे में सारी बातें, ऊष्मा के बारे में सारी बातें इसके अंतर्गत होती है। गैसों के, निकाय के, आंतरिक ऊर्जा के बारे में सारी बातें इसमें होंगी। थर्ड, दोलन व तरंगे, ठीक है, वेव एंड ऑसिलेशन, ठीक है, वेव एंड ऑसिलेशन। तो ध्यान दीजिएगा,
वेवर ऑसिलेशंस में क्या है, हम जो पानी में जल तरंगे उत्पन्न होती है ना, जल तरंगों के बारे में, स्प्रिंग में होने वाली तरंगों के बारे में बातें इसी में होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है वैद्युत चुंबकीय। वैद्युत चुंबकीय अब ये वैद्युत चुंबकीय पार्ट क्या है, तो बच्चों वैद्युत चुंबकीय भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी एक ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में, प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय बारे में, आवेशों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पांचवा जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी आदि के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बता दूं मैं कि वैद्युत चुंबकीय को हम दूसरे भाषा में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या आवेश गतिकी भी कहते हैं। ठीक है, ये आवेश गतिकी और ये स्थिर वैद्युतिकी। आवेश गतिकी और स्थिर वैद्युतिकी में क्या अंतर है, तो आवेश गतिकी में हम लोग चुंबकीय प्रभावों के बारे में बात करते हैं, जबकि स्थिर वैद्युतिकी में आवेशों के स्थिर रहकर उसके आसपास होने वाले प्रभावों के बारे में करते हैं बात। ठीक है, तो दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स और दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ध्यान दीजिएगा बात बच्चों। ठीक है, तो ये बात हुई मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर किन किन बारे में बात होगी, ये होगी। अगर मैं बात करूं थोड़ा और आगे बढ़ के, तो कहां पहुंच जाएंगे हम, अब वो दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। तो बच्चों माइक्रोस्कोपिक क्या है, तो दूसरा है आपका माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक को हम लोग क्या कहेंगे, सूक्ष्म। अच्छा, सूक्ष्म की डेफिनेशन क्या है, सूक्ष्म का मतलब कुछ ऐसे इवेंट, कुछ ऐसी परिघटनाएं जो बहुत छोटे तौर पे होती है, जिनको देखना आंखों से संभव नहीं होता, ऐसी घटनाओं को हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो ऐसे में क्या क्या आता है, तो इसमें भी दो पार्ट है बच्चों। पहला है आपका एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, इसमें क्या है, हम परमाणुओं के बारे में बात करते हैं। परमाणुओं के बारे में बात करते हैं। ऐसे आपको पता है परमाणु क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा कण, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। तो उन परमाणुओं के स्ट्रक्चर, परमाणुओं के बारे में और दूसरे परमाणुओं के बीच लगने वाले बलों के बारे में बातें होती। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया परमाणुओं के बारे में बात। ठीक है, दूसरा बच्चों आता है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब नाभिकीय। ये नाभिकीय वर्ड क्या है, तो नाभिकीय का मतलब कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा छोटे हों, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में जब हम बात करने लगते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और मूल कणों के बीच में जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, उसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर रखते हैं। क्वांटम वर्ल्ड भी इसी में आता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या जाना कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स का रोमांच कहां कहां है। तो फिजिक्स का रोमांच ऐसे बहुत जगहों पर है। तो फिजिक्स के रोमांच को भी हमने दो ब्रांचेस में बांट दिया, एक स्थिर और दूसरा आपका सूक्ष्म। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रो, माइक्रो में दो ब्रांचेस और मैक्रो में आपने अभी देखा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। इतना होने के बाद हम एक बात और जाने कि हमारी जो फिजिक्स की कहानी है, उसमें कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करके हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, रोमांच दिया। ठीक है, तो मैं आपको कुछ नाम सजेस्ट करता हूं जिसके बारे में आपने पहले से सुना हुआ। ठीक है, वो क्या क्या है, वो कुछ साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिनके बारे में आप पहले से जानते हो। ठीक है, और जिन्होंने अपने रोमांच को बरकरार रखा है हमारे लिए। ठीक है, वैज्ञानिक है और उनकी जो है खोजें, जिनके लिए हम इनको जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं जड़त्व की, जड़त्व आपने क्लास 9th में सुना है बच्चों, इनर्शिया। तो जो इनर्शिया का नियम है वो कहां से आया, किसने दिया था, तो शायद बच्चों आपको याद हो कि गैलीलियो। हाँ, गैलीलियो ये वही इंसान है जिन्होंने हमें मदद की
जड़त्व को समझने में, जड़त्व का नेम यहीं से आया। फिर इसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण। बच्चों आपको पता है ना सेब वाले अंकल, वो सेब वाले अंकल जो बैठे हुए थे और जिस सिर पे सेब गिरा पेड़ नहीं गिरा, ठीक है, ऐसे ही वो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो गुरुत्वाकर्षण कहां से आया? गुरुत्वाकर्षण आता है न्यूटन, आइजक न्यूटन कहते हैं, सर आइजक न्यूटन। तो न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। फिर इसके बाद आता है उष्मागतिकी। बच्चों उष्मागतिकी आप भले अभी नहीं जानते हैं बच्चों, लेकिन उष्मागतिकी एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसके आधार पर आज आप इंजन वगैरह बना सकते हैं। बना रेफ्रिजरेटर वगैरह इन्हीं के कहानी पे चल रहा है। उष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वो किसने दिया था? तो लॉर्ड कैल्विन। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास प्लांक है, कैल्विन है, ठीक है, तो प्लैंक साहब, ठीक है, प्लांक, ध्यान दीजिएगा, मैक्स प्लांक नाम था इनका। प्लांक और कैल्विन को इनका श्रेय जाता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं कि और बड़े बड़े नियम जैसे वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहां से है? तो वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत, तो वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज मैक्सवेल ने कर दी, ठीक है। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्रयोग का चुंबकीय प्रभाव, ये कहां से आया? तो ये चुंबकीय प्रभाव बच्चों आया आपका ऑस्टेड, ठीक है। तो ये कुछ नाम आपके सामने हमने रखे हैं। एक बात मैं आपसे और कुछ बता दूं कि आपने सुना होगा मैडम क्यूरी के बारे में। मैडम क्यूरी ने किस चीज की खोज की? तो मैं आपको बता दूं कि रेडियोएक्टिविता, अब इसका जवाब आप मैडम क्यूरी मत दीजिएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटा की खोज तो बेकुरेल ने की थी, ध्यान दीजिएगा, बेकुरेल। तो फिर मैडम क्यूरी ने क्या किया, इस तथ्य पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कब? अगले क्लास में। और एक बात मैं आपसे जरूर खोजने के लिए कहूंगा कि आप जरा सोचें कि ये जो खोज करते हैं तो क्या इनकी उपलब्धियों को सराहा जाता है? तो उसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप इसका जरूर पता करके मुझे बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं, ठीक है, और किसे भारत में मिला सर्वप्रथम, और इसकी उपलब्धियां और कहां कहां दी जाती है, और किस देश ने इसकी प्रथा शुरू की। ये सारी चीजें आप खुद सर्च करेंगे, इसे नोट करेंगे। नोट्स आपके इसी तरीके से होंगे। पढ़ाई बरकरार रखिए। स्टे सेफ। जय हिंद।